सोचिए, प्राचीन भारत का एक ऐसा दौर जिसने हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारी सोच, हर चीज की नींव रखी। एक ऐसी नींव जिस पर आज भी बहुत कुछ खड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। एक ऐसा जमाना जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। अच्छा, तो इस पूरी सभ्यता को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये वैदिक एज शुरू कैसे हुआ, फिर उनका शुरुआती समाज और शासन कैसा था, उनका रहन सहन, उनके विश्वास, उनकी इकोनॉमी, वो सब कैसा था। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, उसमें क्या बड़े बदलाव आए। और आखिर में सबसे जरूरी बात, उनकी विरासत क्या है जो आज तक हमारे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। द वैदिक एज बिगिंस। ये वो समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हो रही थी। देखिए, इस पूरी वैदिक एज को ना हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक पीरियड, जो करीब 1500 से 1000 बीसीई तक का था, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, जो उसके बाद से 600 बीसीई तक चला। और ये बंटवारा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि ये सभ्यता कैसे बदली और विकसित हुई। तो सवाल ये है कि इस दौर की शुरुआत की किसने, कौन थे वो लोग? इन्हें आर्य कहा गया, जो शुरू में पंजाब और अफगानिस्तान के इलाकों में आकर बसे। एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए मैक्स म्यूलर। उनका मानना था कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे और इन्होंने यहाँ एक रूरल मतलब ग्रामीण सभ्यता बसाई, जिसकी भाषा थी संस्कृत। तो ठीक है, लोग आकर बस गए। अब देखते हैं कि उनका समाज और शासन का तरीका कैसा था। मतलब ये ऋग्वैदिक दुनिया चलती कैसे थी। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था ना, वो काफी ऑर्गेनाइज था, लेयर्स में बना हुआ। देखिए, सबसे छोटी यूनिट थी कुल यानी परिवार, फिर कई परिवार मिलकर बनाते थे ग्राम यानी गांव, कई गांव मिलकर बनते थे विश यानी एक क्लैन या कबीला, और फिर कई विश मिलकर बनाते थे जन यानी एक पूरी ट्राइब, और इस सब के ऊपर था राष्ट्र यानी किंगडम। अच्छा, तो इन यूनिट्स को चलाता कौन था? तो देखिए, गांव का हेड होता था ग्रामीणी, क्लैन का हेड विशपति, और जो पूरी ट्राइब का राजा होता था उसे कहते थे राजन। एकदम क्लियर कट सिस्टम था। लेकिन ऐसा नहीं था कि राजन अपनी मर्जी से सब कुछ करते थे। उनकी मदद के लिए भी लोग थे, जैसे पुरोहित जो चीफ प्रीस्ट थे, और सेनानी जो आर्मी चीफ थे। और तो और राजा को सलाह देने के लिए 2 बॉडीज भी थी, सभा और समिति, मतलब बड़े फैसले मिल बैठकर लिए जाते थे। उस जमाने की पॉलिटिक्स और लड़ाइयों का एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है हमें, दशाराग्य युद्ध, या जिसे बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहते हैं। इसका जिक्र ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। चलिए अब जरा पॉलिटिक्स से हटकर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं। वो लोग जीते कैसे थे, क्या मानते थे, उनकी इकोनॉमी किस चीज पर टिकी थी। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उस समय युद्ध के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था, गविष्टि। और इसका मतलब पता है क्या है? गायों की खोज। सोचिए, सिर्फ एक शब्द से ये पता चल जाता है कि गाय कितनी ज्यादा जरूरी थी उनकी इकोनॉमी के लिए, कि उनके लिए लड़ाइयां तक हो जाती थी। और तो और गाय को अघन्या भी कहा जाता था। अघन्या मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता। तो इससे साफ है कि गाय सिर्फ एक इकोनॉमिक एसेट नहीं थी, बल्कि उसकी एक धार्मिक और पवित्र जगह भी थी। अच्छा, अब बात करते हैं महिलाओं की। ऋग्वैदिक सोसाइटी में महिलाओं की जगह काफी सम्मानजनक थी। वो अपने पति के साथ यज्ञ वगैरह में हिस्सा लेती थी। उस जमाने में ना तो बाल विवाह का कोई सबूत मिलता है, ना ही पर्दा सिस्टम का। यहाँ तक कि विधवाओं को भी अपने देवर से दोबारा शादी करने की इजाजत थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी पढ़ी लिखी महिला स्कॉलर्स भी थी। तो अब तक हमने बात की शुरुआती दौर की, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हम पहुंचते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। ये वो दौर था जब सब कुछ बदलने वाला था। ऐसे बदलाव हुए जिसने आने वाले हजारों सालों की दिशा तय कर दी। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या था? वो था वर्ण सिस्टम। देखिए, ऋग्वैदिक पीरियड में ये प्रोफेशन यानी काम पर आधारित था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये जन पर आधारित हो गया। मतलब आप जिस वर्ण में पैदा हुए उसी में रहेंगे। इस एक बदलाव ने समाज को बहुत ज्यादा रिजिड यानी कठोर बना दिया। और ये बदलाव सिर्फ समाज में नहीं, धर्म में भी दिखा। पहले जहां इंद्र जो युद्ध के देवता थे सबसे जरूरी थे, अब उनकी जगह ले ली प्रजापति ने यानी द क्रिएटर ने। तो आप देख रहे हैं, फोकस अब युद्ध से हटकर क्रिएशन और समाज की व्यवस्था पर आ रहा था। टेक्नोलॉजी में भी एक बहुत बड़ी छलांग लगी।
अब लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया, जिसे श्याम अयस्क कहते थे। कॉपर यानी तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। और लोहे के आने से तो जैसे क्रांति आ गई। खेती के लिए ज्यादा मजबूत औजार बने, युद्ध के लिए बेहतर हथियार बने। कंस्ट्रक्शन में भी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। इसी दौर में पहली बार पक्की ईंटों का इस्तेमाल रिकॉर्ड किया गया है। इसके सबूत हमें कौशाम्बी जैसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स से मिलते हैं। जाहिर है ये एक इशारा था कि अब लोग ज्यादा परमानेंट बस्तियां बसा रहे थे। तो ये सब तो हो गया, बदलाव भी हुए, डेवलपमेंट भी हुआ, पर आखिर में इस पूरी सभ्यता ने हमें दिया क्या? इसकी विरासत क्या है? सच तो ये है कि इसी दौर में भारत की उन तमाम परंपराओं की नींव पड़ी जिन्हें हम आज भी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने दर्शन और अपने धर्म में देखते हैं। ये वो बुनियाद है जो आज भी हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा कि इस पुराने दौर की कौन सी बातें, कौन से आइडियाज आज की दुनिया में भी मायने रखते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये वो नींव है जिस पर आज का भारत खड़ा है।